हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास रहेगी भूगोल एक विषय के रूप में और ये कक्षा 11 का प्रथम टॉपिक है, यानी फर्स्ट टॉपिक है और लैब असिस्टेंट पर आधारित हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो भूगोल एक विषय के रूप में तो सबसे पहले हम जानते हैं भूगोल एक परिचय, यानी भूगोल क्या है। तो सबसे पहले बात करें तो भूगोल की, तो भूगोल शब्द है, ये शब्द किसने दिया? तो भूगोल शब्द सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग एरेटोस्थनीज ने किया। एरेटोस्थनीज एक ग्रीक विद्वान थे। और इस शब्द का प्रयोग एरिस्टोस्थनीज ने 276 से 194 ईसा पूर्व किया। उसके बाद में बात करें तो जो अपने ज्योग्राफी, यानी इंग्लिश में इसको बोलें ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्रापोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्रापोस का अर्थ है वर्णन करना। तो इन सब का शाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना, इसलिए पृथ्वी को हमेशा मानव के आवास के रूप में देखा जाता है। यानी जो पृथ्वी है हमारी, यानी पृथ्वी को हमेशा मानव के आवास के रूप में देखा जाता है। पृथ्वी को हमेशा मानव के आवास के रूप में देखा जाता है और इसी दृष्टि से बहुत सारे विद्वान मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करते हैं। इस हमारी पृथ्वी पर भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य हैं। वो स्थैतिक नहीं है अपितु गतिशील है, यानी स्थिर नहीं है, उनमें गति होती है। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी और अथक और निरंतर सक्रिय मानव, यानी निरंतरशील अपनी पृथ्वी और हम जो मानव हैं वो निरंतरशील सक्रिय हैं। इनके बीच के संबंधों की प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप जो कालांतर में परिवर्तन होते रहे हैं। जैसे प्राचीन काल में आदि मानव समाज अपने निकटतम यानी उनके आसपास का पर्यावरण पर निर्भर रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति और मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर के लिए समझ अध्ययन है। यानी मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन और कई परिवर्तन किए हैं, यानी निरंतर इनमें बदलाव आता गया है। आगे बात करें तो भूगोल को एक समाकलन विषय के रूप में किस प्रकार से मानते हैं? तो भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। भूगोल क्या है? एक संश्लेषणात्मक विषय है। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है, यानी जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है, यानी क्षेत्र का संश्लेषण करने का प्रयास करता है, जबकि इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है
और यही तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है और आज वर्तमान विश्व एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन करता है। यानी पूरा विश्व है वो एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन करता है। और परिवहन की बेहतर साधनों और बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। सर्वदर्शी साधनों और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ इनमें दूरियां क्या है, कम हो गई हैं। और भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध है वो एक अंतरापृष्ठ संबंध है, यानी इंटरफेस संबंध है। और इसी के साथ क्या है, एक चीज अब ध्यान में रखना है आपको कि समय को भूगोल का चौथा आयाम माना गया है। समय को क्या माना गया है, भूगोल का चौथा आयाम माना गया है। यानी समय को, जो टाइम होता है समय को, भूगोल का चौथा आयाम माना गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में बात करें, इसमें से जो मेन चीज है जो अपने परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है उन पर ही हम बात करेंगे। फिर भूगोल की दो परिभाषाएं दी हुई हैं आपके इस फर्स्ट चैप्टर में। एक परिभाषा है रिचर्ड हार्टसॉन की। रिचर्ड हार्टसॉन, रिचर्ड हार्टसॉन ने कहा है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यानी भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये परिभाषा किसकी है, रिचर्ड हार्टसॉन की। तो ये ध्यान में रखना है, दो ही परिभाषा दी हुई है। और दूसरी परिभाषा है अल्फ्रेड हेटनर। अल्फ्रेड हेटनर की। अल्फ्रेड हेटनर ने बताया है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यानी हेटनर ये कहते हैं कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से जो संबंधित तथ्य हैं, यानी ये ध्यान रखना है आपको, कारणात्मक रूप से जो विभिन्न तथ्य हैं उनका अध्ययन करता है। ठीक है, और हार्टसॉन की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता है, हेटनर की कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन है। अब बात करते हैं हम भूगोल की प्रमुख शाखाओं की। तो भूगोल की शाखाओं में बात करें तो भूगोल की शाखाएं मुख्य रूप से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में विभाजित किया गया है। लेकिन अन्य शाखाएं की बात करें तो सिद्धांत या दर्शन शास्त्र है और विधि और तकनीकी है। अब भौतिक भूगोल की शाखाओं में मुख्य रूप से भूआकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, जल विज्ञान है और मृदा भूगोल है।
अब भौतिक भूगोल की भूआकृतिक शाखा है, इसमें क्या है कि भूआकृतियां और उसके विकास क्रम को समझाया गया है कि भूआकृतियों का विकास किस रूप में होता है। और जलवायु विज्ञान में वायुमंडल की संरचना है, मौसम है, जलवायु के तत्व हैं और जलवायु के प्रकार हैं और जलवायु प्रदेशों का वर्णन किया जाता है। जल विज्ञान में जल से संबंधित अध्ययन करते हैं, जैसे समुद्र है, नदी, झील, अन्य जलाशयों में सम्मिलित जो भी जल है, जो मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके कार्यों के प्रभाव का अध्ययन करता है। और मृदा भूगोल में मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, उनका उत्पादकता का स्तर क्या है और उनका वितरण और उपयोग किस प्रकार से है, इन सब का अध्ययन मृदा भूगोल में किया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो मानव भूगोल में अपनी है सामाजिक और सांस्कृतिक। सामाजिक और सांस्कृतिक में समाज तथा इसकी स्थानिक यानी प्रादेशिक गत्यात्मकता और समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, यानी जो अपने भूदर्श बने हुए सांस्कृतिक भूदर्श, उन सब का अध्ययन किया जाता है, या अपने समाज के जो रीति रिवाज क्या हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन समय के साथ हुए, इन सब का अध्ययन किया जाता है। फिर है व्यापार व परिवहन। व्यापार व परिवहन में व्यापार से संबंधित शाखाओं या परिवहन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या और अधिवास भूगोल, तो जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या से संबंधित जैसे आंकड़े हैं, वितरण है, घनत्व है, लिंगानुपात है, प्रवास है, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण और नगरीय अधिवासियों का वितरण किस रूप से है, प्रकार से, और उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनको दो भागों में डिवाइडेशन किया है। ऐतिहासिक भूगोल में उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो किसी क्षेत्र को संगठित करती हैं, यानी कोई भी प्रदेश है वो वर्तमान स्थिति में आने से पूर्व क्या है कि ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। तो इन सब की व्याख्या हम ऐतिहासिक भूगोल में करते हैं। राजनीतिक भूगोल में हम राजनीतिक सीमाओं, निकटवर्ती पड़ोसी इकाइयों के मध्य अपने जो संबंध हैं, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन है, चुनाव परिदृश्य है, इन सब का विश्लेषण करते हैं। और फिर है औद्योगिक भूगोल में उद्योगों से संबंधित, फिर आर्थिक भूगोल, पर्यटन और कृषि। तो आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको ये देगा कि निम्न में से कौन सी शाखा भौतिक भूगोल से संबंधित नहीं है। तो 3 तो भौतिक भूगोल की दे देगा और 1 दे देगा मानव भूगोल की। तो इस प्रकार से प्रश्न आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल, ये सभी भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। और मानव भूगोल में सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापार, परिवहन, जनसंख्या, अधिवास, ऐतिहासिक, राजनीति, इन सब का वर्णन किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। और फिर भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का जो आपस में अंतरापृष्ठीय संबंध होता है, तब जीव भूगोल का विकास होता है। और जीव भूगोल में हम पादप भूगोल, प्राणी भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल और पर्यावरण भूगोल को सम्मिलित करते हैं। अब जीव भूगोल में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्या है कि मानव और भौतिक भूगोल के अंतरापृष्ठीय यानी इंटरफेस संबंध के फलस्वरूप जीव भूगोल का उद्भव होता है। और उसमें जीव भूगोल के अंदर बात करें तो जीव भूगोल में पशुओं और उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। और इसमें बात करें तो पादप भूगोल यानी इसको बोल देते हैं वनस्पति भूगोल भी कह देते हैं। इसमें प्राकृतिक वनस्पति और उनके निवास क्षेत्र का स्थानिक प्रारूप का अध्ययन होता है। और पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इसका आप ध्यान में रखना विशेष तौर से पारिस्थितिकी विज्ञान का, इसमें प्रजातियां की निवास और स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और पर्यावरण भूगोल में जो पर्यावरण ये संबंधित समस्याएं जैसे भूमि ह्रास है, प्रदूषण है, संरक्षण की चिंता आदि का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद में विधि या तकनीकी है, इसमें मानचित्र कला है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण है, मात्रात्मक है, भू सूचना है जिसमें जीपीएस, जीआईएस है, ये विधि और तकनीकी में आ जाते हैं। अब भी ध्यान ये रखना है कि जो वर्गीकरण हमने पढ़ा है ये क्रमबद्ध उपागम के आधार पे है, क्रमबद्ध उपागम के आधार पे वर्गीकरण है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे
जो अपना ये नेक्स्ट वर्गीकरण है भूगोल की शाखाएं, ये प्रादेशिक उपागम के आधार पे है। क्रमबद्ध उपागम के आधार पे वर्गीकरण में क्या होता है कि क्रमबद्ध उपागम को विषय वस्तु उपागम भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, पूरे विश्व को एक इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है, यानी पूरे विश्व को एक इकाई, यानी पूरे विश्व की अगर आपको वनस्पति का अध्ययन करना है तो आप उस वनस्पति का विश्व स्तर पर अध्ययन करोगे पहले, फिर उनका वर्गीकरण करोगे कि किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे विषुवत सदाबहार वन है, नरम लकड़ी वाले वन है, कोणधारी वन है, मानसूनी वन है, इन सब का वर्गीकरण करोगे। और प्रादेशिक में क्या है कि प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर प्रदेशों में विभक्त करके अध्ययन किया जाता है। जैसे पहले विश्व का अध्ययन करोगे, फिर वही वनस्पति भारत में या एशिया महाद्वीप में, फिर भारत में, फिर राजस्थान में किस प्रकार से वितरित की गई है या उनका वितरण किस प्रकार से, इन सब का यानी विश्व प्रादेशिक स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर जो अध्ययन किया जाता है उसे प्रादेशिक उपागम में शामिल करते हैं। तो प्रादेशिक उपागम के आधार पर बात करें तो क्षेत्रीय अध्ययन या प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन एक ही बात है। अब इसमें सबसे पहले स्थूल प्रादेशिक उपागम यानी सबसे बड़े प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, फिर मध्य प्रदेशों का अध्ययन करेंगे और फिर सूक्ष्म प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। तो इसको 3 भागों में डिवाइडेशन कर दिया गया है। फिर वो प्रादेशिक विकास किस प्रकार से हुआ उनके बारे में चर्चा की जाएगी, फिर प्रादेशिक विश्लेषण किया जाएगा, फिर प्रादेशिक योजनाएं बनाई जाएंगी। योजनाएं 2 स्तर पर बनती हैं, एक देश और एक या उसको ग्रामीण बोल देते हैं या एक शहरी स्तर पर योजनाएं बनती हैं। तो ये मेन चीज थी। और उसके बाद में 2 इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमने बात की थी भूगोल में 2 उपागम माने गए हैं मुख्य रूप से। पहला है क्रमबद्ध उपागम या इसे विषय वस्तुगत उपागम। ये उपागम दिया था हम्बोल्ट ने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम है इनका, इन्होंने दिया था, यानी इसका प्रतिपादक हम्बोल्ट ने किया था। और दूसरा उपागम है वो है प्रादेशिक उपागम। और इस प्रादेशिक उपागम का प्रतिपादन करें या देने वाले प्रादेशिक उपागम का प्रतिपादन वो किया था रिटर ने। ये दोनों विद्वान समकालीन विद्वान थे। तो आज की टॉपिक में इतना ही था। इसमें जो मैंने मेन मुख्य बातें हैं जो परीक्षा एग्जाम की दृष्टि से अपने इंपॉर्टेंट रहती हैं, इन सब को मैंने करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक धन्यवाद।